नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, वनपाल और वन रक्षक की जो हमारे क्लासेस चल रही थी दोस्तों, आज उसकी ये क्लास नंबर 3 है। इससे पहले दोस्तों हम 2 क्लासों में, एक तो दोस्तों राजस्थान के जीके के मिश्रित प्रश्न थे और एक क्लास थी दोस्तों आपके राजस्थान के इतिहास की, जो कि दोस्तों एक मैराथन क्लास थी। एक मैराथन दोस्तों वो वीडियो था। और पिछले क्लासों में हम दोस्तों 100 प्लस प्रश्नों की चर्चा कर चुके हैं जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं। और ये सभी प्रश्न दोस्तों कोई ना कोई जो भी पिछली भर्ती परीक्षाएं हुई है उनमें ये प्रश्न दोस्तों पूछे जा चुके हैं। और आज दोस्तों इस क्लास में हम राजस्थान की कला संस्कृति के जितने भी दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं, और ये प्रश्न होंगे दोस्तों आपके 110। और इसके पश्चात दोस्तों आपके राजस्थान की जीके यानी दोस्तों राजस्थान के भूगोल की भी एक मैराथन क्लास आएगी। उसमें भी दोस्तों हम 100 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। और इसी प्रकार दोस्तों आपके क्लासेस आती रहेगी आपके एग्ज़ाम तक, यानी वनपाल और वन रक्षक की जो भी तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, उनके लिए दोस्तों क्लासेस रोज़ाना आती रहेगी जब तक कि उनका एग्ज़ाम नहीं हो जाता। और दोस्तों इस चैनल पर पूरा सिलेबस अपलोड किया जाएगा, आपके सभी विषयों का वीडियो आपके इस चैनल पर आते रहेंगे। तो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि दोस्तों क्लासेस अपलोड होने पर आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो दोस्तों आज हम इस क्लास में 110 महत्वपूर्ण राजस्थान की कला संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं दोस्तों, पूरी व्याख्या के साथ। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में राठौड़ राजवंश की कुल देवी के रूप में भी जाना जाता है। तो दोस्तों इनमें से नागणेची माता को, किसको दोस्तों, नागणेची माता को राठौड़ वंश की कुल देवी के रूप में दोस्तों जाना जाता है। और ये दोस्तों सोडा राजपुरोहितों की भी ये दोस्तों कुल देवी होती है। और नागणेची माता के मुख्य मंदिर की बात करें तो इनका मुख्य मंदिर दोस्तों नगाना जो कि दोस्तों बाड़मेर में इनका मुख्य मंदिर है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि राठौड़ राजवंश की कुलदेवी कौन है, कौन सी माता है, ये है दोस्तों नागणेची माता। और ये सोडा राजपुरोहितों की भी ये कुलदेवी होती है। अब दोस्तों अगर बाण माता की बात करें तो बाण माता सिसोदिया राजवंश की कुलदेवी थी। किसकी होती है दोस्तों, सिसोदिया। और दोस्तों सूर्यवंशी गहलोतों की ये दोस्तों कुलदेवी होती है। और शाकंभरी माता दोस्तों चौहान वंश की, किसकी, चौहान वंश की कुलदेवी होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारे ऑप्शन ब, यानी कि राठौड़ राजवंश की कुलदेवी के रूप में किन्हें जाना जाता है, ये जाना जाता है दोस्तों नागणेची माता को। बाकी इन जानकारी को भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा, कभी कभी दोस्तों इनमें से आपके प्रश्न पूछा जाता है, यानी कि सभी प्रकार के दोस्तों प्रश्न ये बनते हैं इनके। एक और प्रश्न बनता है कि नागणेची माता का मुख्य मंदिर कहाँ है, ये है दोस्तों नगाना जो कि बाड़मेर जिले में है। तो इसका सही उत्तर है आपकी ऑप्शन ब। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों दूसरा प्रश्न है कि तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है। तो दोस्तों तिलवाड़ा पशु मेला मल्लीनाथ जी की स्मृति में आयोजित किया जाता है। और ये आयोजित होता है दोस्तों बाड़मेर जिले में। कहाँ पर दोस्तों, बाड़मेर जिले में। और कब आयोजित होता है, चैत्र सुदी 11 को, चैत्र 11 को दोस्तों इसका आयोजन होता है। और एक प्रश्न और बनता है कि ये मेला किस नदी पर आयोजित होता है, तो ये होता है दोस्तों लूणी नदी पर। कौन सी नदी पर, लूणी नदी पर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। बाकी इन जानकारी को भी ध्यान में रखिएगा कि किस नदी पर आयोजित होता है, लूणी नदी पर। कब आयोजित होता है, चैत्र 11 को। कहाँ आयोजित होता है, बाड़मेर जिले में। तो ऑप्शन द है इस प्रश्न का सही उत्तर, यानी कि तिलवाड़ा पशु मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है, तो ये होता है दोस्तों मल्लीनाथ जी की स्मृति में। ऑप्शन द है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों प्रश्न कि लोक देवता गोगा जी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे। तो दोस्तों लोक देवता गोगा जी की बात करें तो दोस्तों
ये समकालीन थे महमूद गजनी के। किसके समकालीन थे दोस्तों? महमूद गजनी के। तो ऑप्शन अ है आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। अब दोस्तों महमूद गजनी की बात करें और थोड़ी सी, तो दोस्तों महमूद गजनी ने भारत पर दोस्तों पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1000 ईस्वी में किया था। और उस समय राजा जयपाल पर, किस पर दोस्तों? क्षेत्रीय राजा जयपाल पर सर्वप्रथम महमूद गजनी ने आक्रमण किया था लगभग 1000 ईस्वी में। और दोस्तों महमूद गजनी ने कुल भारत पर 17 बार आक्रमण किए। कितनी बार दोस्तों? 17 बार आक्रमण किए। तो इनको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ये थी दोस्तों महमूद गजनी के बारे में थोड़ी सी जानकारी। और अब दोस्तों लोक देवता गोगा जी की बात करें तो सबसे पहले इनका जन्म के बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों। कभी कभी प्रश्न ये भी कुछ परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म दोस्तों ददरेवा जो कि चूरू में है, यहाँ दोस्तों इनका जन्म हुआ था। इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों भाद्रपद कृष्ण नवमी को, कब? भाद्रपद कृष्ण नवमी को दोस्तों इनका मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है दोस्तों? भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला बढ़ता है, जिसे दोस्तों गोगा नवमी भी कहते हैं। और ध्यान रखिएगा कि ये मेला कहाँ पर बढ़ता है। ये बढ़ता है दोस्तों गोगा मेडी में। कहाँ पर? गोगा मेडी में, जो कि है हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पर? हनुमानगढ़ जिले में। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि इनका जन्म कहाँ हुआ। ये हुआ दोस्तों इनका जन्म ददरेवा चूरू में। और भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला बढ़ता है, जिसे गोगा नवमी भी कहते हैं। और इनका मेला बढ़ता है गोगा मेडी हनुमानगढ़ जिले में। और इनके गुरु के बारे में भी दोस्तों कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि गोगा जी के गुरु का नाम बताइए। तो दोस्तों इनके गुरु का नाम था गुरु गोरखनाथ। क्या था दोस्तों? गुरु गोरखनाथ। तो ये भी दोस्तों आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन अ है इस प्रश्न का सही उत्तर, यानी कि लोक देवता गोगा जी किसके समकालीन थे? ये थे दोस्तों महमूद गजनी के समकालीन। तो ये थी दोस्तों इस प्रश्न की पूरी व्याख्या के साथ, और पूरी व्याख्या थी इसकी दोस्तों प्रश्न की। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है चौथा प्रश्न दोस्तों कि तेजा जी के चबूतरे को थान तथा पुजारी को खाली जगह कहा जाता है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा कि तेजा जी के चबूतरे को तो क्या कहा जाता है? थान। और पुजारी को दोस्तों कहा जाता है घोड़ला। क्या कहा जाता है दोस्तों? घोड़ला। ऑप्शन स है इस प्रश्न का सही उत्तर। अब दोस्तों तेजा जी की बात करें तो दोस्तों तेजा जी का जन्म खरनाल नागौर में दोस्तों जाट परिवार में इनका जन्म हुआ। और दोस्तों इनका मुख्य मंदिर है दोस्तों अजमेर में। कहाँ पर है? अजमेर में इनका मुख्य मंदिर है। और पर्वतसर नागौर में दोस्तों इनका मेला भी बढ़ता है। कहाँ पर बढ़ता है दोस्तों? पर्वतसर नागौर में। और कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशम को, भाद्रपद शुक्ल दशमी को इनका मेला बढ़ता है, जिसे दोस्तों तेजा दशमी भी कहते हैं। तो ये थी दोस्तों इनके बारे में मुख्य जानकारी। इनको ध्यान रखिएगा कि इनका जन्म कहाँ हुआ? खरनाल नागौर में। इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? इनका मुख्य मंदिर है दोस्तों अजमेर में। और इनका मेला बढ़ता है पर्वतसर नागौर में। कब बढ़ता है? भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जिसे हम तेजा दशमी भी कहते हैं। और थोड़ी सी जानकारी की बात करें दोस्तों तो इन्हें काला एवं बाला के देवता और कृषि उपकारक देवता भी इन्हें कहते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इन्हें काला एवं बाला के देवता और कृषि उपकारक देवता भी कहते हैं। और एक दोस्तों इनके घोड़ी के नाम के बारे में जानकारी रखिएगा कि इनकी घोड़ी का नाम क्या था। इनकी घोड़ी का नाम है दोस्तों लीलण। क्या है दोस्तों? लीलण। लोकगीत है दोस्तों एक, आपने सुना भी होगा कि लीलण श्रृंगारी। तो दोस्तों
वह लोकगीत किससे संबंधित है? तेजा जी से संबंधित है। और इनकी घोड़ी का नाम क्या है दोस्तों? लीलन। इसके बारे में भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो इस प्रश्न का हमारे सही उत्तर है ऑप्शन स, यानी तेजा जी के पुजारी को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों घोड़ला। तो ऑप्शन स है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 5वां प्रश्न है कि परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित किया जाता है? तो इसकी दोस्तों हमने चर्चा की पिछले प्रश्न में। तो ये तेजा जी की स्मृति में आयोजित होता है। और परबतसर कहाँ पर है दोस्तों? ये है दोस्तों नागौर में। कहाँ पर है? नागौर में। ऑप्शन अ है इसका सही उत्तर। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि सही युग्म को सुमेलित कीजिए। तो ये सभी आपके दोस्तों सुमेलित है। तो जसनाथ जी का संबंध कहाँ से है दोस्तों? इनका संबंध है कत्रेसर बीकानेर से। शीतला माता ये चाकसू जयपुर में। यहाँ पर मुख्य मंदिर कह दीजिए कि मुख्य स्थल या फिर मुख्य मंदिर कहाँ पर है इनका? तो जसनाथ जी का है दोस्तों कत्रेसर बीकानेर में। शीतला माता का है चाकसू जयपुर में। जाम्बो जी का है मुकाम नोखा में। और जीण माता का है रेवासा सीकर में। तो ये सभी आपके सुमेलित है, इसको ध्यान में रखिएगा। इस प्रकार के प्रश्न दोस्तों एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं जो सुमेलित से संबंधित है या फिर असंगत या फिर संगत, इस प्रकार के दोस्तों प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों कि कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? तो ये भी दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो यहाँ तो आपके जो लोक देवता है और यहाँ है दोस्तों इनके जो जन्म स्थान है। तो पाबू जी का जन्म स्थान कोड़ू। और तेजा जी का है दोस्तों खंडाल। मल्लीनाथ जी का दोस्तों गागरो नहीं है। इनकी जन्म स्थली है दोस्तों सिवाना। सिवाना का दोस्तों गोपड़ी गांव। सिवाना का गोपड़ी गांव जो कि कहाँ पर है? बाड़मेर जिले में। कहाँ पर है दोस्तों? बाड़मेर जिले में। तो ये आपके ऑप्शन स है इस प्रश्न का सही उत्तर। और बाकी गोगा जी का जन्म स्थली है ये आपके ददरेवा जो कि चूरू में है। तो ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो कि दोस्तों गलत है। यानी मल्लीनाथ जी का जन्म स्थली है ये आपके सिवाना का गोपड़ी गांव जो कि है आपके बाड़मेर जिले में। तो ऑप्शन स है इस प्रश्न का सही उत्तर। अब अगला है दोस्तों कि सांबर में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? तो दोस्तों सांबर में है शाकंभरी माता का। इन्हें शाक सब्जियों की देवी भी इन्हें दोस्तों कहा जाता है। इन्हें दोस्तों शाक सब्जियों की देवी भी इन्हें कहा जाता है। और ये चौहानों की, किसकी दोस्तों? चौहानों की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है दोस्तों? चौहानों की कुल देवी। तो ऑप्शन स है इसका सही उत्तर। यानी कि सांबर में किस देवी का मंदिर स्थित है? ये है दोस्तों शाकंभरी देवी का। चलते अगले प्रश्न की ओर। अगला है 9वां प्रश्न दोस्तों कि जाम्बू जी जहाँ प्रवचन करते थे वह क्या कहलाता था? तो दोस्तों जाम्बू जी जहाँ प्रवचन करते थे वह कहलाता दोस्तों संथारी। क्या कहलाता था? संथारी। ऑप्शन अ है इसका सही उत्तर। और आप सभी जानते हैं कि जाम्बो जी ने विश्नोई संप्रदाय, किसकी दोस्तों? विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की थी। तो इसके बारे में थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर प्रश्न पूछा जाए कि विश्नोई संप्रदाय की स्थापना किसने की, तो विश्नोई संप्रदाय की स्थापना की गई जाम्बो जी के द्वारा। और ये जहाँ प्रवचन करते थे वह कहलाता था दोस्तों संथारी। तो ऑप्शन अ है इसका सही उत्तर। अगला है दोस्तों प्रश्न कि संत लालदास जी के लिए अच्छी तरह से जाने जाते हैं। तो दोस्तों संत लालदास जी किसके लिए जाने जाते हैं? ये जाने जाते हैं दोस्तों सांप्रदायिक सद्भाव के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं? सांप्रदायिक सद्भाव के लिए। और संत लालदास जी ने दोस्तों लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी दोस्तों? लालदासी संप्रदाय की स्थापना की थी। और इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म दोस्तों धौलीधूप अलवर में दोस्तों इनका जन्म हुआ। तो ऑप्शन ब है इसका सही उत्तर। अगला है दोस्तों प्रश्न, अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित संतों में से कौन जन्म से मुसलमान थे? तो जो जन्म से मुसलमान थे ये थे दोस्तों संत लालदास जी। कौन थे? संत लालदास। ऑप्शन स है इसका सही उत्तर। और इनके दोस्तों गुरु के बारे में भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा। इनके गुरु थे संत गद्दन चिश्ती। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कुछ परीक्षाओं में ये प्रश्न पूछा गया है कि संत लालदास जी के गुरु कौन थे? ये थे दोस्तों संत गद्दन चिश्ती।
तो ऑप्शन स है इसका सही उत्तर। अब अगला है दोस्तों 12 प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है। तो दोस्तों दादूपंथी उप संप्रदाय की बात करें तो दोस्तों दादू जी की मृत्यु के पश्चात ये संप्रदाय दोस्तों 6 शाखाओं में बंट गया। ये 6 शाखाएं थी दोस्तों, पहली जो यहाँ पर देर के खालसा, दूसरी थी दोस्तों ये नागा है यहाँ पर, तीसरी दोस्तों खाकी, चौथी की बात करें तो चौथी है दोस्तों कौन सी, विरक्त। कौन सी, विरक्त। पांचवी की बात करें तो पांचवी है दोस्तों आपके उत्तरादे। कौन सी, उत्तरादे। और छठी है दोस्तों निहंग। कौन सी, निहंग। तो ये है आपके जो दादूपंथी उप संप्रदाय की ये शाखाएं, ये उप संप्रदाय है दोस्तों। इन दादू जी की मृत्यु के पश्चात ये 6 शाखाओं में बंट गया। तो इनमें से कौन सी नहीं है, ये जो चंडाल नहीं है ये दोस्तों दादूपंथी उप संप्रदाय नहीं है, यानी दादूपंथी की ये शाखा नहीं है। बाकी ये 6 शाखाएं हैं दोस्तों, इनको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन द है इस प्रश्न का सही उत्तर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 13वां प्रश्न है कि संत गुणसागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित है। तो दोस्तों संत गुणसागर व नाममाला किसके द्वारा रचित है, ये है दोस्तों संत दादू जी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, दादू जी के द्वारा रचित है। ऑप्शन ब है इसका सही उत्तर। और दोस्तों इनका जन्म ध्यान रखिएगा अहमदाबाद में। कहाँ पर, अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ। अगर प्रश्न पूछा जाए कि वे कौन से लोक संत हैं जिनका जन्म राजस्थान के बाहर हुआ, तो ये है दोस्तों संत दादू जी। इनका जन्म दोस्तों अहमदाबाद गुजरात में हुआ चैत्र शुक्ल अष्टमी को। कब, चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका जन्म हुआ। तो ऑप्शन ब इसका सही उत्तर, यानी संत गुणसागर व नाममाला किस संत द्वारा रचित है, तो ये है दोस्तों संत दादू जी द्वारा रचित। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला है दोस्तों कि निम्नलिखित संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया। तो इनमें से दोस्तों सुंदर दास जी ने, किसने, सुंदर दास जी ने मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया इनमें से। बाकी दोस्तों लालदास जी, चरण दास जी और दोस्तों सहजो बाई ने, जो कि चरण दास जी की शिष्या थी, इन्होंने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग किया था। अब दोस्तों सुंदरदास जी की बात करें तो ये दादू जी के शिष्य थे। किसके शिष्य थे दोस्तों, दादू जी के शिष्य। और लालदास जी का संबंध दोस्तों अलवर से है। चरणदास जी का भी दोस्तों अलवर से है। और इनकी मुख्य पीठ ध्यान रखिएगा दिल्ली में है। कहाँ पर है दोस्तों, दिल्ली में। अगर पूछा जाए कि चरणदासी संप्रदाय की मुख्य पीठ कहाँ पर है, ये है दोस्तों दिल्ली में। और सहजोबाई और एक इनकी और दोस्तों बहन थी दयाबाई। कौन थी दोस्तों, दयाबाई। ये दोनों शिष्या थी दोस्तों संत चरण दास जी की। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, इनमें से आपके जो सुंदरदास जी है, इन्होंने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया था। तो ऑप्शन स है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला दोस्तों 15वां प्रश्न है कि सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना किसने की। तो दोस्तों सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य पीठ की स्थापना परशुराम देव द्वारा की गई, जो कि दोस्तों 36वें, कौन से, 36वें निम्बार्काचार्य थे। कौन से थे दोस्तों, 36वें निम्बार्काचार्य। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर है। और सलेमाबाद कहाँ पर है दोस्तों, अजमेर में। कहाँ पर है, अजमेर में। तो ऑप्शन ब है इसका सही उत्तर। अब अगला है दोस्तों प्रश्न कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत श्रावणी तीज से होती है और अंत होता है। तो दोस्तों इसको याद करने के लिए एक आप ध्यान रखिएगा, एक जो आपकी लोकोक्ति कह सकते हैं जिसे कि तीज त्योहार बावड़ी। क्या दोस्तों, तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर, यानी कि राजस्थान में दोस्तों त्योहारों की शुरुआत तीज से होती है और अंत होता है त्योहारों का दोस्तों गणगौर से। तो ऑप्शन द है आपके इस प्रश्न का सही उत्तर। इसको दोस्तों याद कर लीजिएगा कि तीज त्योहार बावड़ी ले डूबी गणगौर। इससे आप आसानी से याद कर सकते हैं कि राजस्थान में तीज से
त्योहारों की शुरुआत होती है श्रावणी तीज से और अंत होता है दोस्तों गणगौर से। और दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि गणगौर त्यौहार किस माह में या कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है दोस्तों चैत्र शुक्ल तृतीया को। कब मनाया जाता है? चैत्र शुक्ल तृतीया को। तो आपके इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन द, यानी कि राजस्थान में त्योहारों की शुरुआत तीज से और अंत होता है दोस्तों गणगौर से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान के एक गांव में एक दूसरे पर पत्थर मारकर होली मनाई जाती है, ये गांव जिस जिले में स्थित है या किस जिले में स्थित है? तो ये है दोस्तों डूंगरपुर जिले में। कहाँ पर है? डूंगरपुर जिले में। तो ऑप्शन ब है इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि गोगा नवमी कहा जाता है। तो दोस्तों इसकी हमने पिछले प्रश्न में भी चर्चा की थी कि गोगा नवमी किसे कहा जाता है। तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को कहा जाता है दोस्तों गोगा नवमी। किसे कहा जाता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को। और दोस्तों इस दिन हनुमानगढ़ के गोगा मेड़ी में गोगा जी का दोस्तों मेला बढ़ता है। तो ऑप्शन अ है इसका सही उत्तर। अगला है दोस्तों प्रश्न कि कल्याण जी का मेला कहाँ आयोजित होता है। तो दोस्तों कल्याण जी का मेला आयोजित होता है डिग्गी में। कहाँ पर इनमें से? डिग्गी में। ऑप्शन द इसका सही उत्तर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों ध्यान रखिएगा। अब अगला है दोस्तों 18 प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो इनमें से दोस्तों जो मारवाड़ उत्सव है ये जोधपुर में आयोजित होता है या जोधपुर में मनाया जाता है। ऊंट महोत्सव दोस्तों बीकानेर में, हाथी उत्सव जय और ब्रज महोत्सव दोस्तों ये धौलपुर में नहीं मनाया जाता। तो ये कहाँ मनाया जाता है? भरतपुर में। कहाँ पर मनाया जाता है दोस्तों? भरतपुर में। ऑप्शन द है इसका सही उत्तर, यानी कि ब्रज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है दोस्तों भरतपुर में, ना कि धौलपुर में। ऑप्शन द है इसका सही उत्तर। एक और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि मरु महोत्सव इंपॉर्टेंट है ये भी कि मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है या कहाँ मनाया जाता है। तो ये आयोजित होता है दोस्तों जैसलमेर जिले में। कहाँ पर? जैसलमेर जिले में। और जैसलमेर में भी कहाँ? पोखरण में। कहाँ पर दोस्तों? पोखरण में। तो ऑप्शन द है इसका सही उत्तर। अब अगला है दोस्तों 19वां प्रश्न कि लांगोरिया राजस्थान के किस मेले से संबंधित है। तो दोस्तों ये लांगोरिया एक प्रकार के गीत है। क्या है दोस्तों? गीत है जो कि केला देवी मेले से संबंधित है। किस मेले से संबंधित है दोस्तों? केला देवी मेले से। और केला देवी मेले की बात करें तो ये दोस्तों चैत्र मास में आयोजित होता है। कब आयोजित होता है दोस्तों? चैत्र मास में। और कहाँ आयोजित होता है? तो करौली में। कहाँ पर होता है दोस्तों? करौली में। ऑप्शन द है इसका सही उत्तर। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि धौलगढ़ देवी का या फिर धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है। तो दोस्तों धौलागढ़ देवी का मेला राजस्थान के किस जिले से जुड़ा है? ये जिले से जुड़ा है दोस्तों अलवर जिले से। कौन से जिले से? अलवर जिले से। या फिर प्रश्न पूछा जाए कि धौलागढ़ देवी का मेला कहाँ पर आयोजित होता है? ये होता है अलवर जिले में। ऑप्शन ब है इसका सही उत्तर। अब अगला है दोस्तों प्रश्न 21वां कि जिला जिसमें प्रसिद्ध बरतरी मेला आयोजित होता है। तो दोस्तों अलवर जिले में, ये भी दोस्तों अलवर जिले में आयोजित होता है। और कब आयोजित होता है दोस्तों? भाद्रपद में। कहाँ कब आयोजित होता है? भाद्रपद अष्टमी को, भाद्रपद सुदी अष्टमी को दोस्तों ये मेला आयोजित होता है अलवर में। कौन सा मेला? बरतरी का मेला। तो ऑप्शन स है इसका सही उत्तर। अब अगला दोस्तों 22वां प्रश्न है कि प्रसिद्ध घोटिया अम्बा का मेला राजस्थान के किस जिले से संबंध है। तो दोस्तों घोटिया अम्बा का मेला ये होता है बांसवाड़ा जिले में आयोजित। कहाँ पर होता है दोस्तों? बांसवाड़ा जिले में। और कब होता है? चैत्र माह में। कब होता है दोस्तों? चैत्र माह में। ऑप्शन ब है इसका सही उत्तर। अब अगला है दोस्तों 23वां प्रश्न कि बादशाह का प्रसिद्ध मेला राजस्थान के किस शहर में आयोजित होता है। तो दोस्तों बादशाह का प्रसिद्ध मेला ब्यावर, कहाँ पर दोस्तों? ब्यावर अजमेर में आयोजित होता है। कहाँ पर आयोजित होता है दोस्तों? ब्यावर अजमेर में। और दोस्तों कब आयोजित होता है? तो ये आयोजित होता है दोस्तों धुलंडी के दूसरे दिन। कब आयोजित होता है दोस्तों? धुलंडी के दूसरे दिन। और धुलंडी कब आती है दोस्तों? चैत्र
मास में होली के पश्चात दोस्तों आप सभी जानते हैं तो धुलंडी के दूसरे दिन दोस्तों ये आयोजित होता है। और ये दोस्तों इसकी थोड़ी सी एक कहानी है, ध्यान रखिएगा कि जो अकबर के नवरत्न थे टोडर मल अग्रवाल, कौन दोस्तों? टोडरमल अग्रवाल, जो कि अकबर के नवरत्नों में से एक थे। तो ये क्या हुआ था कि ये 2.5 दिन के बादशाह बने थे। कितने दिन के दोस्तों? 2.5 दिन के बादशाह बने थे। और इसकी याद को ताज़ा करने के लिए, इसी की याद को ताज़ा करने के लिए अग्रवाल समाज द्वारा, किसके द्वारा? अग्रवाल समाज के द्वारा राजस्थान के ब्यावर नामक स्थान जो कि अजमेर में है, यहाँ पर दोस्तों ये बादशाह का प्रसिद्ध मेला आयोजित होता है। और कब आयोजित होता है? धुलंडी के दूसरे दिन। तो ऑप्शन स है इसका सही उत्तर। अगला है दोस्तों 24% की सामाजिक सहकारी संस्था हेलरू राजस्थान की किस जनजाति से संबंध है? तो दोस्तों हेलरू संस्था का संबंध है राजस्थान की गरासिया जनजाति से। कौन से जनजाति से? राजस्थान की गरासिया जनजाति से। तो ऑप्शन द है इसका सही उत्तर। अब जो ये हेलरू संस्था है दोस्तों, ये गरासिया जनजाति के विकास हेतु कार्य करने वाली, ये गरासिया जनजाति के विकास हेतु कार्य करने वाली एक संस्था थी, कार्य करने वाली एक संस्था थी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, हेलरू का संबंध किससे है, किस जनजाति से है? ये है गरासिया जनजाति से। ऑप्शन द है इसका सही उत्तर। अब अगला है दोस्तों 25% की बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखाएं हैं? तो ये है दोस्तों सांसी जनजाति की। किसकी? सांसी जनजाति की। ऑप्शन अ है इसका सही उत्तर। अगला दोस्तों प्रश्न है 26% की ऐतिहासिक दृष्टि से राजस्थान की कौन सी जनजाति योद्धा एवं प्रवीण धनुर्धर थी? तो ये थी दोस्तों भील जनजाति। कौन सी जनजाति? भील जनजाति, जो कि योद्धा एवं प्रवीण धनुर्धर थी। तो ऑप्शन ब है इसका सही उत्तर। अगला है दोस्तों 27% की गमेती निम्नलिखित में से किस जनजाति के लोगों का नेता होता है? तो इनमें से दोस्तों भील जनजाति का नेता, भील जनजाति का नेता दोस्तों गमेती कहलाता है। ध्यान रखिएगा। और प्रश्न पूछा जाए कि भील जनजाति के मुखिया को क्या कहते हैं? तो मुखिया व नेता एक ही है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसके मुखिया को कहते हैं, भील जनजाति के मुखिया को गमेती। क्या कहते हैं दोस्तों? गमेती। और मीणा जनजाति का पूछा जाए तो मीणा जनजाति के मुखिया को दोस्तों पटेल, और गरासिया जनजाति के मुखिया को भी दोस्तों पटेल कहा जाता है। तो ऑप्शन अ है इसका सही उत्तर। यानी कि भील जनजाति के मुखिया या फिर नेता को क्या कहते हैं? गमेती कहते हैं। अगला है दोस्तों 28% की मेमंद खाली जगह का आभूषण है। तो इनमें से दोस्तों जो मेमंद आभूषण है वह सिर का आभूषण है। किसका है दोस्तों? सिर का आभूषण। ये महिलाओं द्वारा दोस्तों सिर में धारण किया जाता है। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर है। अगला दोस्तों 29% है कि बढार का भोज निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? तो बढार का भोज रखा जाता है दोस्तों विवाह के मौके पर। किस मौके पर रखा जाता है? विवाह के मौके पर। अ ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला दोस्तों 30% कि उदयपुर में डाकन प्रथा पर प्रतिबंध कब लगाया गया? तो दोस्तों उदयपुर रियासत एक ऐसी रियासत थी जिसने सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। जिसने सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। और ये प्रतिबंध लगाया था दोस्तों 1853 में। कब लगाया था? 1853 में। और दोस्तों महाराणा स्वरूप सिंह ने, किसने? महाराणा स्वरूप सिंह ने सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। अक्टूबर कब? अक्टूबर 1853 में लगाया था। तो ऑप्शन ब है इस प्रश्न का सही उत्तर। कब लगाया था डाकन प्रथा पर प्रतिबंध? 1853 में। और उदयपुर रियासत एक ऐसी रियासत थी, या उदयपुर राज्य एक ऐसा राज्य था जिसने सर्वप्रथम डाकन प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था। और किसने लगाया था? ये लगाया था दोस्तों स्वरूप सिंह ने। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर।
अगला है दोस्तों 31वां प्रश्न कि राजस्थान में गोलना, दरोगा, ये गोला है दोस्तों ध्यान रखिएगा, गोला, दरोगा, चाकर, चेला आदि संबोधन किसके लिए प्रयुक्त होते थे? तो दोस्तों ये होते थे घरेलू दास के लिए। किसके लिए? घरेलू दास के लिए। ऑप्शन ब है इसका सही उत्तर। अगला है दोस्तों 32वां प्रश्न कि निम्न में से राजस्थान में किस रीति रिवाज का संबंध विवाह से है? तो ये दोस्तों सामेला का संबंध। किसका संबंध दोस्तों? सामेला का संबंध विवाह से है। और एक है दोस्तों और बरी पड़ला। बरी पड़ला को भी ध्यान में रखिएगा। बरी पड़ला के बारे में भी कभी कभी प्रश्न पूछा जा चुका है कि बरी पड़ला का संबंध किससे है? यह है दोस्तों विवाह से। तो ऑप्शन द है इसका इनमें से आपके सही उत्तर। बाकी झड़ूला दोस्तों किससे है संबंध? झड़ूला का संबंध है दोस्तों जन्म, बच्चे के जन्म से। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 33वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा संस्कार जन्म से संबंधित है? तो जैसे कि पिछले प्रश्न में हमने चर्चा की, झड़ूला का संबंध। किसका संबंध दोस्तों? झड़ूला का संबंध है जो कि जन्म से संबंधित है। और जब दोस्तों जन्म के बाद बच्चे के पहली बार जो बाल आए हुए होते हैं, उन बालों को दोस्तों देवी देवता को अर्पित करना या फिर देवी देवता को चढ़ाना, ये क्या है दोस्तों? झड़ूला है। तो ऑप्शन द इसका सही उत्तर है, जिसे मुंडन संस्कार, मुंडन भी दोस्तों कहते हैं। इसमें जो बच्चे के सर्वप्रथम बाल आए होते हैं, यानी पहले जो बाल आए होते हैं, उनको दोस्तों देवी देवताओं को अर्पित किया जाता है या देवी देवता को चढ़ाया जाता है। तो ऑप्शन द है इसका सही उत्तर। अब अगला है दोस्तों 34वां प्रश्न कि निम्न में से राजस्थान के लोक जीवन में नारचरी शब्द किससे संबंधित है? तो यह है दोस्तों ग्रह कीड़ा से। किससे संबंधित है? ग्रह कीड़ा से। ऑप्शन अ है इसका सही उत्तर। अगला दोस्तों 35वां प्रश्न है कि झिम्मी क्या है? तो मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, ध्यान में रखिएगा। तो झिम्मी है दोस्तों फेरे अथवा सप्तपदी के समय मामा द्वारा दी गई और वधु द्वारा पहनी गई गोटे किनार युक्त लाल गुलाबी ओढ़नी को ही क्या कहते हैं दोस्तों? झिम्मी कहते हैं। तो ऑप्शन स है इसका सही उत्तर। अब अगला प्रश्न है दोस्तों 36वां प्रश्न कि अमरशाही किसका नाम है? तो अमरशाही दोस्तों नाम है पगड़ी का। किसका नाम है दोस्तों? पगड़ी का। और इनके नामों की बात करें तो यह है दोस्तों उदयशाही। क्या दोस्तों? उदयशाही, जो कि एक पगड़ी का नाम है। एक है दोस्तों आपकी शिवशाही। कौन सी? शिवशाही, ये भी दोस्तों पगड़ी का नाम है। और एक शाहजहाँशाही, शाहजहाँ शाही, ये भी दोस्तों पगड़ी का नाम है, ध्यान रखिएगा। तो ये कुछ नाम है दोस्तों पगड़ियों के, अमरशाही, उदयशाही, शिवशाही, शाहजहाँशाही। इसके बारे में ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सभी पगड़ियों के नाम है। तो ऑप्शन द है इसका सही उत्तर। अब अगला है दोस्तों 37वां प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण कान पर पहना जाता है? तो इनमें से दोस्तों जो टोटी आभूषण है, कौन सा टोटी आभूषण है? ये दोस्तों कान में पहना जाता है। तो ऑप्शन स इसका सही उत्तर है। और बात करें दोस्तों टीका की, तो ये दोस्तों सिर में धारण किया जाता है। बूली की बात करें तो बूली दोस्तों नाक में पहना जाता है। और रिमझोल की बात करें तो ये दोस्तों पैरों में पहना जाने वाला आभूषण है। तो जो टोटी आभूषण है ये दोस्तों कान पर पहना जाता है। तो ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला है दोस्तों 38वां प्रश्न कि नेवरी आभूषण शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है? तो इनमें से दोस्तों जो नेवरी आभूषण है ये पहनी जाती है टखने पर। कहाँ पर दोस्तों? टखने पर। पैर के दोस्तों टखने पर ये पहना जाने वाला आभूषण है। तो ऑप्शन द इसका सही उत्तर होगा। अगला दोस्तों 39वां प्रश्न है कि तगड़ी शरीर के किस भाग पर पहनी जाती है? तो तगड़ी पहनी जाती है दोस्तों कमर पर। कहाँ पर दोस्तों? कमर पर। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों 40वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? तो इनमें से दोस्तों जो छेलकड़ी आभूषण है, कौन सा छेलकड़ी आभूषण है? ये दोस्तों पुरुषों का आभूषण है। और नेवरी दोस्तों टखने का आभूषण है, पैरों में पहना जाने वाला ये आभूषण है। तो इनमें से जो पुरुषों का आभूषण है ये कौन सा है दोस्तों? छेलकड़ी। तो ऑप्शन अ है इसका सही उत्तर। अब अगला है दोस्तों 41वां प्रश्न कि पुरुषों द्वारा पहने जाने वाला आभूषण निम्न में से कौन सा है?
तो इनमें से दोस्तों जो मुर्कियाँ हैं, क्या मुर्कियाँ हैं, ये पुरुषों के द्वारा पहना जाता है। और ये कहाँ पहना जाता है दोस्तों? कानों में, पुरुषों के द्वारा कानों में पहना जाता है। अब बोरला की बात करें तो बोरला दोस्तों महिलाएं धारण करती है सिर में। कहाँ पर दोस्तों? सिर में। और टड्डा की बात करें तो ये भी महिला धारण करती है बाजू में। कहाँ पर दोस्तों? बाजू में। और बंगड़ी की बात करें तो ये भी महिलाओं द्वारा धारण किया जाता है हाथ में। कहाँ पर दोस्तों? हाथ में। तो ऑप्शन ब है इसका सही उत्तर, यानी पुरुषों द्वारा पहना चला इनमें से आभूषण कौन सा है? ये है दोस्तों मुर्कियाँ। तो मुर्किया नामक आभूषण पुरुषों द्वारा कानों में पहना जाता है। तो ऑप्शन ब इस प्रश्न का सही उत्तर है। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि मादलिया पहना जाता है। तो दोस्तों मादलिया महिलाओं द्वारा गले में पहना जाने वाला या गले में धारण किया जाने वाला आभूषण है। ऑप्शन ब है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला है दोस्तों 43वां प्रश्न कि नड़ वाद्य यंत्र राजस्थान के किस क्षेत्र में अधिकांशतः प्रयुक्त होता है? तो दोस्तों नड़ वाद्य यंत्र की बात करें तो ये दोस्तों एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो लकड़ी का बना होता है। किसका बना होता है दोस्तों? लकड़ी का बना होता है। और दोस्तों ये वाद्य यंत्र बेंत या कंगोर नाम की लकड़ी का, किस प्रकार की लकड़ी का? बेंत या दोस्तों कंगोर की लकड़ी से बना होता है। और ये दोस्तों भैरव के गुणगान के समय भोपे इसका प्रयोग कर, भैरव के दोस्तों गुणगान के समय भोपे इसका प्रयोग करते हैं नड़ वाद्य यंत्र का। और मुख्यतः ये जैसलमेर, अधिकांशतः ये दोस्तों जैसलमेर जिले में या जैसलमेर क्षेत्र में प्रयुक्त होता है। तो ऑप्शन अ है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला है दोस्तों 44वां प्रश्न कि लोक संगीत नृत्य एवं नाट्य की कौन सी विद्या पूर्वी राजस्थान से संबंधित है? तो इनमें से दोस्तों जो नौटंकी है, कौन सी दोस्तों? नौटंकी है जो कि मुख्यतः पूर्वी राजस्थान से संबंधित है। ऑप्शन ब है इसका सही उत्तर। अगला है दोस्तों 45वां प्रश्न कि राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में गोपी कृष्ण भट्ट किसके लिए प्रसिद्ध है या किससे संबंध है इनका? ये दोस्तों तमाशा से। किससे संबंध है इनका? तमाशा से। ऑप्शन अ है इसका सही उत्तर। अगला दोस्तों 46वां प्रश्न है कि जालोर का ढोल नृत्य शैली में आयोजित होता है। तो दोस्तों ये थाकना शैली में, कौन सी शैली में आयोजित होता है? थाकना शैली में। ऑप्शन द इसका सही उत्तर है। अगला दोस्तों 47वां प्रश्न है कि छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? तो ये दोस्तों शिशु मृत्यु पर ये गाए जाते हैं। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर है। अगला दोस्तों 48वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की लोक नाट्य या फिर नृत्य शैली नहीं है? तो इनमें से दोस्तों जो ढाडी है, क्या दोस्तों? ढाडी है जो कि लोक नाट्य शैली इनमें से नहीं है। बाकी स्वांग, रम्मत और ख्याल ये सभी दोस्तों लोक नाट्य या लोक नृत्य की शैली है। तो ऑप्शन स है इसका सही उत्तर। अगला दोस्तों 49वां प्रश्न है कि बम रसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो जो बम रसिया है दोस्तों ये अलवर व भरतपुर का, किसका दोस्तों? अलवर व भरतपुर, यानी कि ये दोस्तों मेवात क्षेत्र का एक लोकप्रिय नृत्य है ये दोस्तों बम रसिया। ऑप्शन द इसका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों 50वां प्रश्न कि लोक वाद्य यंत्र भपंग राजस्थान के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये दोस्तों ये अलवर भरतपुर यानी कि मेवात क्षेत्र से संबंध है इसका भपंग का। किसका दोस्तों? भपंग का। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर है। अब अगला है दोस्तों 51वां प्रश्न कि रतवाई लोक गीत किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? तो ये भी दोस्तों किस क्षेत्र में गाए जाते हैं? मेवात क्षेत्र में। ऑप्शन स इसका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों 52वां प्रश्न कि पाबूजी की फड़ में भोपा द्वारा किया जाने वाला लोक वाद्य यंत्र है, यानी भोपों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला, भोपों द्वारा दोस्तों प्रयोग किया जाने वाला इनमें से वाद्य यंत्र कौन सा है? तो ये है दोस्तों कौन सा वाद्य यंत्र है? रावण हत्ता। कौन सा दोस्तों? रावण हत्ता वाद्य यंत्र है जो कि पाबूजी की फड़ के वाचन के समय भोपों के द्वारा प्रयोग दोस्तों इसका किया जाता है।
तो ऑप्शन अ इसका सही उत्तर है। अगला दोस्तों 53वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी लोक संगीत एवं लोक नृत्य शैली केवल मात्र जयपुर से संबंधित है। तो इनमें से दोस्तों जो तमाशा, कौन सी दोस्तों तमाशा शैली है जो केवल मात्र जयपुर से इसका संबंध है। तो ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों 54वां प्रश्न कि साकर खान 2012 में किस लोक वाद्य यंत्र वाद में प्रवीणता के लिए पद्म श्री से सम्मानित किया गया। यानी साकर खान को दोस्तों 2012 में किस वाद्य यंत्र में प्रवीणता के लिए इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो कामायचा के लिए, किसके लिए दोस्तों, कामायचा के लिए इन्हें पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। तो ऑप्शन अ इसका सही उत्तर है। अब अगला है दोस्तों 55वां प्रश्न कि राजस्थान का कौन सा लोक नाट्य मेरू नाट्य के नाम से जाना जाता है। तो इनमें से दोस्तों जो गवरी लोक नाट्य है, कौन सा गवरी लोक नाट्य है, इसे मेरू लोक नाट्य के नाम से, क्या मेरू नाट्य के नाम से इसे जाना जाता है। तो ऑप्शन स इसका सही उत्तर है। अब अगला दोस्तों 56वां प्रश्न कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है। तो गुलाबों का संबंध है दोस्तों कालबेलिया नृत्य से। ये कुछ आसान प्रश्न ही है दोस्तों, इसकी व्याख्या कुछ है भी नहीं, ठीक है ना। तो इसका केवल उत्तर को आप ध्यान में रखिएगा कि गुलाबों का संबंध किससे है। तो गुलाबों का संबंध है दोस्तों कालबेलिया से। किससे है दोस्तों, कालबेलिया से। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर है। अब अगला है दोस्तों 57वां प्रश्न कि कर्णाभील किस वाद्य का प्रसिद्ध वादक था। तो दोस्तों कर्णाभील वादक है नड़ का। किसका दोस्तों, नड़ का। और ये मुख्यतः जैसलमेर जिले में दोस्तों सर्वाधिक प्रयोग होता है। और नड़ दोस्तों सुशीर वाद्य है। कौन सा है, सुशीर वाद्य है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, नड़ एक प्रकार का सुशीर वाद्य है और ये सर्वाधिक प्रयोग होता है जैसलमेर क्षेत्र में। तो ऑप्शन अ इसका सही उत्तर है। अब अगला है दोस्तों 58वां प्रश्न कि लांगुरिया गीत निम्न में से किस देवी से संबंधित है। तो लांगुरिया गीत है दोस्तों केला देवी से संबंधित। किससे है, केला देवी से संबंधित। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर है। और केला देवी का मंदिर कहाँ पर है दोस्तों, करौली में। कहाँ पर है, करौली में। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर है, ध्यान रखिएगा। अगला है दोस्तों 59वां प्रश्न कि गरासिया जनजाति से संबंधित लोक नृत्य शैली है। तो दोस्तों जो वालर शैली है, कौन सी वालर शैली है जो कि गरासिया जनजाति से संबंधित है। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर है। अब अगला है दोस्तों कि राजस्थान में निम्नलिखित में से किस शहर में होली के दौरान रम्मत का आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों बीकानेर में। कहाँ पर दोस्तों, बीकानेर में होली के अवसर रम्मत का आयोजन होता है। ऑप्शन द इसका सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों 61वां प्रश्न कि राजस्थान में लच्छी राम द्वारा किस ख्याल का प्रवर्तन किया गया। तो दोस्तों कुचामनी ख्याल का। किसका दोस्तों, कुचामनी ख्याल का प्रवर्तन लच्छी राम द्वारा किया गया। और प्रश्न है कि लच्छी राम का संबंध किस ख्याल से है। तो कुचामनी ख्याल से इनका संबंध है। ऑप्शन स इसका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों 62वां प्रश्न कि राजस्थानी भाषा के छंदों के आधार पर रचित पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता है। तो दोस्तों पिंगल शिरोमणि ग्रंथ के रचयिता है कुशल लाभ। कौन है दोस्तों, कुशल लाभ। ऑप्शन उत्तर। अगला है दोस्तों 63वां प्रश्न कि निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी ढूंढाड़ी की उपबोली नहीं है। तो इनमें से आपके तोरावाटी, राजावाटी, नागरचोल ये सभी ढूंढाड़ी की उपबोलियां हैं। इसमें से दोस्तों जो आपके अहिरवाटी है ये मेवात क्षेत्र की बोली है। कहाँ की दोस्तों, मेवात क्षेत्र की है। तो आपके अ ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगला दोस्तों 64वां प्रश्न है कि हाड़ौती बोली राजस्थान के किस भाग में बोली जाती है। तो इनमें से दोस्तों हाड़ौती बोली दक्षिण पूर्वी भाग में, राजस्थान के दक्षिण पूर्वी भाग में। और हाड़ौती क्षेत्र में आने वाले जिले हैं दोस्तों आपके को, जा, बा, बू। इस प्रकार से आप इसको याद कीजिए दोस्तों। को से है आपके कोटा। कौन सा है, को से कोटा। जा से है दोस्तों झालावाड़। कौन सा है, झालावाड़। बा से है दोस्तों बारा। कौन सा है, बारा। बू से है दोस्तों बूंदी। कौन सा है, बूंदी। तो कोटा, झालावाड़, बारा, बूंदी ये हाड़ौती क्षेत्र के जिले हैं। और हाड़ौती बोली मुख्यतः दक्षिण पूर्वी, यानी कि दोस्तों ये जो राजस्थान का ये मैप है
यहाँ पर दोस्तों जो मुख्यतः दक्षिण पूर्वी क्षेत्र है यहाँ पर ये हाड़ौती बोली बोली जाती है। तो ऑप्शन अ है इसका सही उत्तर। अगला है दोस्तों 65वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सा क्षेत्र ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है। तो इनमें से जयपुर और टोंक का क्षेत्र जो जयपुर व टोंक का जो क्षेत्र है ये ढूंढाड़ी बोली के लिए जाना जाता है। ऑप्शन स इसका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों 66वां प्रश्न कि ढूंढाड़ी बोली के प्रचलित विविध रूपों में निम्न में से कौन सा सही नहीं है। तो इनमें से दोस्तों जो खैराड़ी है, इनमें से खैराड़ी दोस्तों का संबंध ढूंढाड़ी बोली से नहीं है। बाकी तोरावाटी, नागरचौल और चौरासी इन सभी का संबंध है ढूंढाड़ी बोली से। हमें नहीं के बारे में पूछा था दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन द इसका सही उत्तर होगा। अब अगला है दोस्तों 67वां प्रश्न कि निम्नलिखित राजस्थानी बोलियों में से किस पर गुजराती का मजबूत प्रभाव है। तो ये दोस्तों वागड़ी का, किसका दोस्तों, वागड़ी का, और मुख्यतः डूंगरपुर बांसवाड़ा में, डूंगरपुर और दोस्तों बांसवाड़ा में ये बोली जाती है। तो ऑप्शन द इसका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों 68वां प्रश्न कि मालव प्रदेश के राजपूतों में प्रचलित मारवाड़ी और मालवी के सम्मिश्रण से उत्पन्न बोली का क्या नाम है। तो यह है दोस्तों रागड़ी। क्या है दोस्तों, रागड़ी। ऑप्शन ब है इसका सही उत्तर। अगला है दोस्तों 69वां प्रश्न कि अलवर जिले के बहरोड और दोस्तों मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है। तो ये बोली जाती है दोस्तों अहिरवाटी। कौन सी, अहिरवाटी बोली बोली जाती है। तो ऑप्शन द इसका सही उत्तर है। आसान सा प्रश्न है दोस्तों। अगला है दोस्तों 70वां प्रश्न कि राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। तो जॉर्ज अब्राहम गियर्सन द्वारा दोस्तों सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया गया राजस्थानी भाषा के लिए। ऑप्शन स इसका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों 71वां प्रश्न कि निम्न में से कौन विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते। तो इनमें से दोस्तों जॉर्ज अब्राहम गियर्सन, डॉक्टर मोतीलाल मेहनारिया और दोस्तों हीरा लाल माहेश्वरी, इन सभी ने दोस्तों राजस्थानी बोली के लिए कार्य किया। लेकिन नोम चॉम्स्की ने किसने दोस्तों, नोम चॉम्स्की ने इससे संबंधित कोई भी दोस्तों कार्य नहीं किया। तो ऑप्शन अ है इसका सही उत्तर। अगला है दोस्तों 72वां प्रश्न कि महाराणा प्रताप के दरबारी विद्वान जिसने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की वह था। तो दोस्तों चक्रपाणी मिश्र ने, किसने, चक्रपाणी मिश्र ने दोस्तों, जो कि महाराणा प्रताप के दरबारी, जो कि दोस्तों महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित थे। इन्होंने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी। महाराणा प्रताप के कहने पर इन्होंने मुहूर्तमाला ग्रंथ की रचना की थी। और भी दोस्तों इनके द्वारा ग्रंथों की रचना की गई। और ये है दोस्तों आपके व्यवहार दर्शा पूछे कि व्यवहार दर्शा ग्रंथ की रचना किसके द्वारा की गई। तो ये की गई दोस्तों चक्रपाणी मिश्र द्वारा। और दोस्तों एक आपके विश्व वल्लभ, कौन सा, विश्व वल्लभ की भी रचना दोस्तों चक्रपाणी मिश्र के द्वारा की गई। और एक और है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, राज्याभिषेक पद्धति, क्या, राज्याभिषेक पद्धति, इसकी भी रचना दोस्तों चक्रपाणी मिश्र के द्वारा की गई। और ये थे दोस्तों महाराणा प्रताप के दरबारी पंडित। तो ऑप्शन स इसका सही उत्तर है। अगला दोस्तों 73वां प्रश्न है कि राग चंद्रिका किसके द्वारा रचित है। तो ये रचित है दोस्तों द्वारकानाथ भट्ट के द्वारा। किसके द्वारा रचित है, द्वारकानाथ भट्ट द्वारा। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों 74वां प्रश्न कि सूर्यमल मिश्रण की रचनाएं किस भाषा में है। तो ये दोस्तों हाड़ौती भाषा में, ध्यान रखिएगा, हाड़ौती भाषा में। और इनका संबंध था दोस्तों बूंदी से। किससे, बूंदी जिले से, जो कि हाड़ौती का एक जिला है। हाड़ौती क्षेत्र के में आता ये जिला दोस्तों बूंदी। तो ऑप्शन अ इसका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों 75वां प्रश्न कि रणछोड़ भट्ट ने संस्कृत में किस महाकाव्य की रचना की। तो दोस्तों रणछोड़ भट्ट ने राज प्रशस्ति की दोस्तों
रचना की, जो कि संस्कृत भाषा का एक महाकाव्य था। किस भाषा का था दोस्तों? संस्कृत भाषा का। और इसकी दोस्तों स्थापना किसके द्वारा करवाई गई? महाराजा, अब महाराजा राज सिंह के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? महाराजा राज सिंह द्वारा इसकी स्थापना करवाई गई। और इसकी रचना किसने की? रणछोड़ भट्ट ने। तो ऑप्शन ब है इसका सही उत्तर। अगला है दोस्तों 76वां प्रश्न कि एक लिंग महात्म्य किस भाषा में लिखा गया है? तो दोस्तों एक लिंग महात्म्य संस्कृत भाषा में, किस भाषा में दोस्तों? संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर है। और इसकी रचना की बात करें दोस्तों, तो इसकी रचना कान्हा व्यास ने। किसने दोस्तों? कान्हा व्यास ने इसकी रचना की थी, जो कि दोस्तों महाराणा कुंभा के, किसके? महाराणा कुंभा के दोस्तों दरबारी कवि थे। महाराणा कुंभा के दरबारी कवि थे, ध्यान रखिएगा दोस्तों। और ये सिसोदिया वंश की, मेवाड़ के दोस्तों सिसोदिया वंश की वंशावली को बतलाता है। मेवाड़ के सिसोदिया वंश की, मेवाड़ के दोस्तों सिसोदिया वंश की ये वंशावली को बताता है। एक लिंग महात्म्य, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है दोस्तों? कान्हा व्यास द्वारा। और ये किस भाषा में है? ये है दोस्तों संस्कृत भाषा में। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि कान्हा व्यास किसके दोस्तों दरबारी थे? ये थे दोस्तों महाराणा कुंभा के दरबारी। और इसमें दोस्तों किसका उल्लेख है? मेवाड़ के सिसोदिया वंश की वंशावली का इसमें उल्लेख है। ऑप्शन ब इसका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों 77वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना तिथि बताता है? तो दोस्तों जो बांकीदास की ख्यात है, कौन सी दोस्तों? बांकीदास की ख्यात है, ये जयपुर एवं जोधपुर की स्थापना की तिथि को बताता है। और इसके लेखक बांकीदास ही थे। कौन थे दोस्तों? बांकीदास इसके लेखक थे। और ये जोधपुर के महाराजा मान सिंह के, किसके दोस्तों? महाराजा मान सिंह के दरबारी थे, जो कि जोधपुर के दोस्तों महाराजा थे। तो ये किसके दरबारी कवि थे? आपके बांकीदास। ये थे दोस्तों जोधपुर के महाराजा मान सिंह के। ध्यान रखिएगा जोधपुर के महाराजा ये। तो ऑप्शन ब है इसका सही उत्तर। अगला है दोस्तों 78वां प्रश्न कि हेमचंद्र द्वारा रचित महावीर रचित में उल्लेखित कुमारपाल किस राजवंश से था? तो ये था दोस्तों चालुक्य राजवंश से। किस राजवंश से? चालुक्य राजवंश से। और ध्यान रखिएगा कि महावीर रचित किसके द्वारा रचित है? तो ये है दोस्तों हेमचंद्र द्वारा। किसके द्वारा? हेमचंद्र द्वारा। तो ऑप्शन ब इसका सही उत्तर है। अब अगला है दोस्तों 79वां प्रश्न कि वेली कृष्ण रुक्मणी के द्वारा लिखी गई। तो वेली कृष्ण रुक्मणी दोस्तों ये लिखी गई पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा। किसके द्वारा? पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा 1580 में। कब लिखी गई? 1580 में। और एक कृष्ण व रुक्मणी के विवाह का इसमें वर्णन है। कृष्ण व रुक्मणी के विवाह का दोस्तों इसमें वर्णन है। ऑप्शन द इसका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों 80वां प्रश्न कि चारण साहित्य का प्रसिद्ध ग्रंथ सूरज प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया? तो दोस्तों ध्यान रखिएगा ये किसके द्वारा लिखा गया? सूरज से ध्यान रखिएगा दोस्तों किरण यानी कि कर्णिद्वान द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? कर्णिद्वान के द्वारा ये लिखा गया ये ग्रंथ है। और सूरज प्रकाश कौन सा ग्रंथ है दोस्तों? ये सूरज प्रकाश। तो ऑप्शन स है इसका सही उत्तर। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहाँ के शासकों के आदेश पर किया गया? तो वंश भास्कर का लेखन कार्य दोस्तों बूंदी के शासकों के आदेश पर किया गया। किसके शासकों के आदेश पर? बूंदी के शासकों के आदेश पर किया गया। और वंश भास्कर की रचना किसके द्वारा की गई? ये रचना दोस्तों सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। किसके द्वारा? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा इसकी रचना की गई।
और सूर्यमल मिश्रण, ध्यान रखिएगा दोस्तों, इम्पोर्टेंट है कि सूर्यमल मिश्रण किसके दरबारी कवि थे? तो दोस्तों सूर्यमल मिश्रण दरबारी कवि थे महाराव राम सिंह के। किसके दरबारी कवि थे दोस्तों? महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। तो ध्यान रखिएगा सूर्यमल मिश्रण का संबंध किससे है? एक तो है बूंदी से, और वंश भास्कर की रचना सूर्यमल मिश्रण के द्वारा की गई, और ये किसके दरबारी कवि थे? महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। तो ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा, यानी कि वंश भास्कर का लेखन कार्य बूंदी के शासकों के आदेश पर किया गया था। अब अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है? तो इनमें से दोस्तों जो पृथ्वीराज विजय है, कौन सा? पृथ्वीराज विजय है, ये दोस्तों सोमेश्वर के इतिहास का स्रोत है, और इसकी रचना जयानक द्वारा, किसके द्वारा? जयानक द्वारा इसकी रचना की गई। ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों 83वां प्रश्न कि निम्न में से कौन सी संगीत की साहित्यिक रचना महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? ध्यान रखिएगा दोस्तों, रचित नहीं है पूछा है। तो इनमें से दोस्तों जो सूड प्रबंध है ये महाराणा कुंभा के द्वारा रचित है। संगीत मीमांसा भी महाराणा कुंभा के द्वारा रचित है। संगीत राज भी दोस्तों महाराणा कुंभा के द्वारा रचित है। और दोस्तों ये जो कला निधि है, कौन सी? कला निधि, ये दोस्तों महाराणा कुंभा के द्वारा रचित नहीं है। इसकी रचना दोस्तों मंडन के पुत्र, किसने? मंडन के पुत्र गोविंद ने, मंडन के पुत्र गोविंद ने दोस्तों कला निधि की रचना की। और एक और रचना है दोस्तों दीपिका, कौन सी? दीपिका। तो दीपिका रचना भी दोस्तों गोविंद के द्वारा रचित है। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन द, यानी कि इनमें से जो महाराणा कुंभा की रचना नहीं है वो है कला निधि। ये रचना मंडन के पुत्र गोविंद ने की थी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला है दोस्तों 84वां प्रश्न कि मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक है। तो दोस्तों मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक है मुहूर्णोत नैणसी। कौन है दोस्तों? मुहूर्णोत नैणसी। और ये दोस्तों महाराजा, मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह, मारवाड़ के महाराजा जसवंत सिंह के दीवान थे। और एक और इनकी रचना है, प्रसिद्ध रचना दोस्तों नैणसी ख्यात, वो भी दोस्तों मुहूर्णोत नैणसी के द्वारा रचित है। और मारवाड़ परगनारी विगत के लेखक भी कौन है? ये है दोस्तों मुहूर्णोत नैणसी। तो ऑप्शन स है इसका सही उत्तर। अगला है दोस्तों 85वां प्रश्न कि जोधपुर जिले के बोरुंदा में रूपायन संस्थान का संस्थापक कौन था? तो दोस्तों रूपायन संस्थान का संस्थापक कोमल कोठारी। कौन थे दोस्तों? कोमल कोठारी। ऑप्शन स है इसका सही उत्तर। और दोस्तों इसकी स्थापना 1960 में हुई थी। कब हुई थी? 1960 में। तो ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी रूपायन संस्थान की संस्थापक कौन है? यह है कोमल कोठारी। और ये कहाँ पर है रूपायन संस्थान? बोरुंदा में। बोरुंदा कहाँ? जोधपुर जिले में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों 86वां प्रश्न कि हमीर रासो का लेखक कौन है? तो दोस्तों हमीर रासो के लेखक है जोधराज सारंग देव। ध्यान रखिएगा इसके लेखक कौन है? जोधराज सारंग देव। ऑप्शन अ इसका सही उत्तर है। अगला है दोस्तों 87वां प्रश्न कि निम्न में से कविराज श्यामल दास द्वारा रचित महत्वपूर्ण कृति कौन सी है? तो इनमें से दोस्तों जो वीर विनोद है, कौन सी दोस्तों? ये वीर विनोद रचना कविराज श्यामल दास के द्वारा रचित है। बाकी वंश भास्कर हम जानते हैं कि ये किसके द्वारा रचित है? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा। किसके द्वारा? सूर्यमल मिश्रण के द्वारा ये रचित है। और पृथ्वीराज रासो दोस्तों चंद्र बरदाई, किसके द्वारा? चंद्र बरदाई के द्वारा ये रचित है। और आलाखंड है दोस्तों जगनिक के द्वारा। किसके द्वारा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आलाखंड के बारे में ध्यान रखिएगा।
कि इसकी रचना किसके द्वारा की गई। की रचना की गई जगनिक के द्वारा, और पृथ्वीराज रासो की रचना की गई आपके चंद्रबरदाई द्वारा, वंश भास्कर की रचना सूर्यमल मिश्रण द्वारा, और वीर विनोद की रचना की गई कविराज श्यामल दास के द्वारा। और अलखंड का एक और नाम है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, परमाल रासो। क्या है दोस्तों? परमाल रासो। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये तो अलखंड, कि अलखंड की रचना किसके द्वारा की गई? जगनिक के द्वारा। और इसका एक और दूसरा नाम है अलखंड का, ये दोस्तों परमाल रासो। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है ये अलखंड। और इस प्रश्न का हमारे सही उत्तर है ऑप्शन अ, यानी वीर विनोद की रचना किसके द्वारा की गई? कविराज श्यामल दास के द्वारा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ अमीर खुसरो द्वारा रचित नहीं है? तो इनमें से दोस्तों किरान उस सादेन और मिफ्ता उल फुतूह, तुगलकनामा, ये सभी दोस्तों अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। इनमें से आपके जो सीरत फिरोजशाही है, कौन सी? सीरत फिरोजशाही है, इसकी रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी ने। तो ऑप्शन द है इसका सही उत्तर। चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है दोस्तों कि संगीत पर लिखे हुए निम्नलिखित ग्रंथों में से कौन से राणा कुंभा द्वारा रचित है? तो इनमें से दोस्तों आपके संगीत राज, संगीत मीमांसा, रसिक प्रिया, ये सभी दोस्तों राणा कुंभा के द्वारा रचित है। लेकिन दोस्तों ये जो तुगलक नामा है ये दोस्तों राणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है, ये अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। किसके द्वारा दोस्तों? अमीर खुसरो के द्वारा रचित है। तो यहाँ पर थोड़ा उत्तर का दोस्तों मिसप्रिंट है, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4 नहीं होगा, इनमें से आपके ऑप्शन नहीं है। तो 1 2 और 4, इनमें से 1 2 व 4 यानी संगीत राज, संगीत मीमांसा और रसिक प्रिया, ये तीनों दोस्तों आपके राणा कुंभा के द्वारा रचित है। बाकी तुगलकनामा ये दोस्तों राणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है, अमीर खुसरो के द्वारा ये रचित है। तो इनमें से आपके जो 1 2 4 है, थोड़ा ध्यान में रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है उत्तर में। 1 2 4 है जो ये आपके सही है। अब अगला है दोस्तों प्रश्न 90वां प्रश्न कि निम्नलिखित में किसका लेखक वीरबान था? तो इनमें से दोस्तों जो राजरूपक है, कौन? राजरूपक है, इसके लेखक वीरबान थे। तो ऑप्शन द है इसका सही उत्तर। बाकी वंश भास्कर के कौन है? सूर्यमल मिश्रण, और सूरज प्रकार के दोस्तों ध्यान किया कर्णिदान है। तो ऑप्शन द इसका सही उत्तर है। अब अगला है दोस्तों आपके 91वें प्रश्न कि पृथ्वीराज विजय के लेखक थे। तो पृथ्वीराज विजय के लेखक दोस्तों पीछे जय से याद रखिए, जयानक, पीछे जय इनका नाम शुरू होता है जय से, तो जयानक दोस्तों ऑप्शन अ है इसका सही उत्तर। अब अगला है दोस्तों 92वें प्रश्न कि निम्न में से कौन रजत रंगिणी के लेखक है? इनमें से दोस्तों जो कल्हण है, कौन? कल्हण है, ये लेखक है दोस्तों रजत रंगिणी के। और रजत रंगिणी का दोस्तों शाब्दिक अर्थ होता है राजाओं की नदी। क्या होता है दोस्तों? राजाओं की नदी, यानी कि राजाओं के, यानी राजाओं का इतिहास या समय प्रवाह, इसका अर्थ क्या होता है दोस्तों? राजाओं का इतिहास या फिर समय प्रवाह। तो ऑप्शन अ है इस प्रश्न का सही उत्तर। अब अगला है दोस्तों 93वें प्रश्न की विजयदान देता का संबंध है। तो विजयदान देता का संबंध है दोस्तों लोक साहित्य से। किससे? लोक साहित्य से। और इसे दोस्तों इन्हें हम बिज्जी के नाम से भी, किस नाम से? बिज्जी के नाम से भी इन्हें हम जानते हैं। और इनकी रचनाओं की बात करें दोस्तों तो इनकी रचना है मुख्यतः आपके बातारी फुलवारी। कौन सी? बातारी फुलवारी और टिडोराव और उलझन। और दोस्तों बात करें तो आपके हैं अलेकू हिटलर, अलेकू हिटलर। और बात करें तो और है दोस्तों कब्बू रानी, कब्बू रानी। तो ये इनकी मुख्य रचनाएं हैं दोस्तों। कौन कौन सी? एक बार और रिपीट करूं तो दोस्तों बातारी फुलवारी, टिड्डोराव, और दोस्तों आपके ये उलझन, ये कब्बू रानी और अलेकू हिटलर। तो ये सभी रचनाएं हैं दोस्तों जो विजयदान देथा के द्वारा रचित है। और इन्हें हम
बिज्जी के नाम से भी जानते हैं और इनका संबंध है लोक साहित्य से। तो ऑप्शन द है इस प्रश्न का सही उत्तर। अब अगला है दोस्तों 94वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इनमें से दोस्तों जो बोल बारमली है ये याज्ञवेंद्र शर्मा द्वारा रचित नहीं है, ये रचित है दोस्तों सत्य प्रकाश जोशी द्वारा। किसके द्वारा? सत्य प्रकाश जोशी के द्वारा ये रचित है। तो ऑप्शन अ इसका सही उत्तर है, यानी कि बोल बारमली के लेखक कौन है? सत्य प्रकाश जोशी। बाकी दोस्तों पागी के लेखक आपके चंद्र प्रकाश देवल, कौड़म दे के है मुकुल मेघराज मुकुल, पग फेरो के है दोस्तों मणि मधुकर। तो ऑप्शन अ है इसका सही उत्तर। अगला है दोस्तों 95 प्रश्न कि राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार है दोस्तों बीकानेर में, और इसकी स्थापना 1955 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1955 में। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ स्थित है? बीकानेर में। इसकी स्थापना कब हुई? 1955 में। ऑप्शन अ है इसका सही उत्तर। अब अगला है दोस्तों 96वां प्रश्न कि शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की। तो दोस्तों इसकी स्थापना दशरथ शर्मा के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? दशरथ शर्मा के द्वारा की गई। और कहाँ पर? बीकानेर में। कहाँ पर दोस्तों? बीकानेर में। तो ऑप्शन अ है इसका सही उत्तर। अब अगला है दोस्तों प्रश्न कि बनी ठनी पेंटिंग किस चित्र शैली से संबंधित है। तो बनी ठनी पेंटिंग का संबंध है दोस्तों किशनगढ़ चित्र शैली से। कौन सी चित्र शैली से? किशनगढ़ चित्र शैली से। और इसका स्वर्ण काल सावंत सिंह के काल को, किसके काल को दोस्तों? सावंत सिंह के काल को इसका स्वर्ण काल माना जाता है। और बनी ठनी के दोस्तों चित्रकार की बात करें तो बनी ठनी का चित्रकार था दोस्तों निहाल चंद। कौन? निहाल चंद। और बनी ठनी को हम राजस्थान की मोनालिसा, मोनालिसा के नाम से भी दोस्तों, इसके उपनाम से भी हम इसे जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, किशनगढ़ शैली का स्वर्णकाल सावंत सिंह के काल को माना जाता है। और बनी ठनी चित्र इसकी प्रसिद्ध चित्र करती है। और बनी ठनी के चित्रकार है दोस्तों निहाल चंद। और बनी ठनी को राजस्थान की मोनालिसा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन द है इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला है दोस्तों 98वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार अलवर चित्र शैली की चित्रकला से संबंधित नहीं है। तो इनमें से दोस्तों जो नानक राम है, ये नानक राम दोस्तों अलवर चित्र शैली से इनका संबंध नहीं है। चित्रकला है दोस्तों, थोड़ा मिसप्रिंट है यहाँ पे, अलवर चित्रकला से इनका संबंध नहीं है नानक राम का। तो नानक राम का संबंध किससे है? नानक राम का संबंध, जिसकी हमने दोस्तों पिछले प्रश्न में चर्चा की, किशनगढ़ चित्र शैली से। किससे है दोस्तों? किशनगढ़ चित्र शैली से। और दोस्तों बात करें और नाम थोड़े ध्यान में रखिएगा, सीताराम और बदन सिंह। सीताराम और बदन सिंह का भी संबंध दोस्तों आपके किशनगढ़ चित्र शैली से है। और नानक राम का दोस्तों संबंध अलवर से नहीं है, किशनगढ़ चित्र शैली से है। बाकी जमुनादास, बक्साराम और नंदराम, इनका संबंध दोस्तों अलवर चित्र शैली से है। तो ऑप्शन स इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। अब अगला प्रश्न है 99वें प्रश्न की बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण किसने करवाया। तो दोस्तों बूंदी के गढ़ पैलेस में चित्रशाला का निर्माण महाराव उमेद सिंह के द्वारा, किसके द्वारा दोस्तों? महाराव उमेद सिंह के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ऑप्शन द इसका सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों 100वां प्रश्न की पंचतंत्र चित्रांकन किस शैली की प्रमुख विशेषता है। तो दोस्तों पंचतंत्र चित्रांकन किसकी विशेषता है? मारवाड़ चित्र शैली की विशेषता है। तो ऑप्शन स इसका सही उत्तर है। अब अगला है दोस्तों 101वां प्रश्न कि वर्षा में नाचते हुए मोर राजस्थान की किस चित्रकला शैली की विशेषता है। तो ये है दोस्तों बूंदी चित्रकला शैली की विशेषता। और इसके स्वर्णकाल दोस्तों ध्यान रखिएगा, कभी कभी स्वर्णकाल के बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है कि बूंदी के चित्रकला का स्वर्णकाल किस शासक के काल को कहते हैं। तो राव उमेद सिंह के काल को दोस्तों बूंदी चित्रकला शैली के स्वर्णकाल के रूप में इनमें जाना जाता है। यानी राव उमेद सिंह के काल को दोस्तों बूंदी चित्रकला शैली के स्वर्णकाल के रूप में इन्हें जाना जाता है। तो ऑप्शन ब इसका सही उत्तर है। अब अगला है दोस्तों 102वां प्रश्न की चित्रकला की उनियारा शैली को किस चित्र शैली की उप शैली के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों ढूंढाड़, कौन सी? ढूंढाड़ शैली को उनियारा शैली की उप शैली के
रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ब इसका सही उत्तर है। अब अगला है दोस्तों कि प्रसिद्ध चित्रकार साहिबदीन चित्रकला की किस शैली से संबंधित है। तो साहिबदीन का संबंध है दोस्तों मेवाड़ चित्र शैली से। कौन सी चित्र शैली से? मेवाड़ चित्र शैली से। और मेवाड़ का दोस्तों स्वर्णकाल, इसका दोस्तों स्वर्णकाल किस के काल को माना जाता है? तो जगत सिंह काल को। किसके काल को दोस्तों? जगत सिंह काल को इसका स्वर्णकाल माना जाता है। तो ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा। अब अगला है दोस्तों 105 प्रश्न के कोटा के किस शासक के काल में शिकार का चित्रण कोटा शैली का प्रतीक बना? तो दोस्तों महाराव उमेश सिंह का काल। किसका काल दोस्तों? महाराज उमेश सिंह का काल शिकार का चित्रण कोटा शैली का दोस्तों प्रतीक बना। तो ऑप्शन ब इसका सही उत्तर है। अब अगला है दोस्तों 106वां प्रश्न कि राजस्थानी चित्रकला जिसमें पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है। तो बूंदी चित्र शैली में दोस्तों पशु पक्षियों का श्रेष्ठ चित्रण हुआ है। तो ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा। अगला है दोस्तों 107वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है? तो इनमें से दोस्तों पतवारी, फड़ और सांझी ये सभी दोस्तों लोक चित्रकला के अंग है। और जो नहीं के है दोस्तों ये है बणी टणी। बणी टणी एक दोस्तों चित्र है जिसे हम राजस्थान की मोनालिसा के नाम से जानते हैं और इसका संबंध दोस्तों किशनगढ़ चित्रशैली से है। इसके चित्रकार है दोस्तों निहाल चंद और किशनगढ़ चित्रशैली का सावंत सिंह के काल को किशनगढ़ चित्रशैली का स्वर्ण काल दोस्तों माना जाता है। तो इसमें से आपके ऑप्शन स सही है, यानी कि जो बणी टणी है वो एक चित्र है, ना कि दोस्तों आपके चित्रकला का अंग है। ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा। अब अगला है दोस्तों 108वां प्रश्न कि प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? तो दोस्तों इसका संबंध है प्रतापगढ़ से। किससे है दोस्तों? प्रतापगढ़ से। तो ऑप्शन द है इसका सही उत्तर। अगला है दोस्तों 109वां प्रश्न कि तारकसी के आभूषण के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? तो इनमें से दोस्तों जो नाथ द्वारा है, नाथ द्वारा राजसमंद दोस्तों तारकसी के आभूषण के लिए प्रसिद्ध है। इसमें दोस्तों चांदी के पतले तारों से आभूषण को बनाया जाता है, यानी कि चांदी के पतले तारों से आभूषण बनाने की एक कला है तारकसी कला। और एक कहाँ की प्रसिद्ध है? ये दोस्तों नाथ द्वारा की। तो ऑप्शन अ इसका सही उत्तर होगा। अब अगला है दोस्तों 110वां प्रश्न कि पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध है। तो पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत का संबंध दोस्तों ब्लू पोट्री से। किससे है दोस्तों? ब्लू पोट्री से। और इन्हें ब्लू पोट्री का जनक भी दोस्तों इन्हें कहा जाता है। तो ऑप्शन स है इसका सही उत्तर। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे राजस्थान की कला संस्कृति के महत्वपूर्ण 110 प्रश्न जिसकी हमने पूरी व्याख्या के साथ चर्चा की। और यकीन मानिए दोस्तों ये आपके वनपाल और वन रक्षक भर्ती में महत्वपूर्ण साबित हो गए। और जिसको भी दोस्तों इसकी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल पर जाकर आप इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं जल्दी हमारे नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।